नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना पार्ट 14 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: क्वांटम संख्या पर आंकिक उदाहरण एवं परमाणु कक्षकों की आकृतियां। तो सबसे पहले हम क्वांटम संख्या पर आंकिक उदाहरण को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2.17 और इसमें पूछा गया है कि मुख्य क्वांटम संख्या n=3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होती है। तो हमें ज्ञात है कि n=3 के लिए l के जो मान होते हैं वो 0 to n-1 तक होते हैं। इसीलिए n=3 के लिए जो l के मान हो जाएंगे वो 0, 1 तथा 2 हो जाएंगे। अब जीरो का अर्थ है, l के जीरो मान का अर्थ है कि यहाँ पर s उपकोष है और s उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है, जबकि l के 1 मान का अर्थ है कि p उपकोष है और p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। इसी प्रकार l के 2 मान का अर्थ है कि d उपकोष होगा और d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। तो 5 + 3 8, 8 + 1 9। तो इस प्रकार से n=3 के लिए कुल कक्षकों की संख्या 9 हो जाएगी। इसे हम अन्य प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें मुख्य क्वांटम संख्या n का मान ज्ञात हो तो कुल कक्षकों की संख्या जो है वो n² होता है। तो इस प्रकार 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा और हम जो है मुख्य क्वांटम संख्या से कक्षकों की संख्या ज्ञात कर सकेंगे। तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9। तो इस प्रकार से n=3 के लिए कक्षकों की कुल संख्या 9 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 2.18 को समझ लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि एसपीडीएफ संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षकों के बारे में बताइए। तो पहले में आपको n की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है, l की वैल्यू 1 गिवन है। तो 2 तो एज इट इज आ जाएगा। l के 1 मान का अर्थ है कि यहाँ पर p उपकोष होगा, p जो है वो उपकोष होगा। इसी प्रकार n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू यहाँ पर 0 है। इसका अर्थ है 4 एज इट इज रहेगा, l का 0 का अर्थ है कि यहाँ पर जो है वो s उपकोष होगा। इसी प्रकार n के 5 और l के 3 मान का अर्थ है 5 एज इट इज रहेगा, l का मान 3 होगा। इसका अर्थ है कि वहां पर f उपकोष उपस्थित होगा। इसी प्रकार n के 3 मान और l के 2 मान का अर्थ है n तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा n का मान, और 2 का मान है कि d उपकोष होगा। तो इस प्रकार से हम इनको n और l को संकेतन कक्षक के रूप में लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं परमाणु कक्षकों की आकृतियां। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षक, तरंग फलन अथवा psi का अपने आप में कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। यह केवल इलेक्ट्रॉन के निर्देशांक का गणितीय फलन होता है। यद्यपि विभिन्न कक्षकों के लिए r जो है वो नाभिक से दूरी के फलन के रूप में संगत तरंग फलन आरेख भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कक्षक तरंग फलन साई आर के आरेख यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। 1s एवं 2s सेकंड वाले में, ख वाले में 1s एवं 2s कक्षकों के लिए आर के फलन के रूप में प्रायिकता घनत्व साई स्क्वायर और आर में परिवर्तन आरेख को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। 1s तथा 2s कक्षक गोलीय आकृति के होते हैं। वास्तव में सभी s कक्षक गोलीय सममिति के होते हैं। ऐसा भी देखा गया कि n के बढ़ने के साथ साथ s कक्षक का आकार भी बढ़ जाता है, अर्थात 4s कक्षक का आकार सबसे बड़ा होगा, फिर 3s, फिर 2s, फिर 1s। और मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है। प्रत्येक p कक्षक के 2 भाग होते हैं जिन्हें पालियां यानी लोब्स कहा जाता है। ये नाभिक से गुजरने वाले तल के दोनों ओर स्थित होते हैं।
जहां दोनों पालियां एक दूसरे को स्पर्श करती है उस तल पर प्रायिकता फलन जो है वो शून्य होता है। तीनों पी कक्षकों की आकृति और ऊर्जा जो है वो एक समान होती है। ये कक्षक केवल पालियों के अभिविन्यासों में आपस में भिन्न होते हैं, क्योंकि ये पालियां जो हैं वो एस, एक्स, वाई एवं जेड अक्षों की ओर निर्दिष्ट मानी जाती है। इसलिए उन्हें 2px, 2py तथा 2pz द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो पी कक्षक, जो पी उपकोष में तीन कक्षक होते हैं, उन कक्षकों को हम 2px, 2py और 2pz द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। 2px में जो पाली होगी वो एक्स अक्ष की ओर होगी। 2py में जो पाली है वो वाई अक्ष की ओर होगी। और 2pz में जो पालियां हैं वो जेड अक्ष की ओर होगी। 5D कक्षक को dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा dz स्क्वायर कहा जाता है। पहले 4D कक्षकों की आकृति एक जैसी होती है और पांचवें dz स्क्वायर की भिन्न होती है, लेकिन पांचों कक्षकों की ऊर्जाएं लगभग बराबर होती है। n इज ग्रेटर देन 3 वाले डी कक्षकों यानी 4D, 5D और इससे बड़े डी कक्षकों की समान आकृतियां होती हैं, लेकिन ऊर्जा और आकार जो है वो भिन्न होते हैं। नोडों की जो कुल संख्या होती है वो n-1 होती है, अर्थात कोणीय नोड जो है वो l और त्रिज्य नोड जो है वो n-l-1 का योग होती है। तो अगर नोड की कुल संख्या जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है, उसकी कुल संख्या जो है वो n-1 होती है। लेकिन यदि केवल कोणीय नोड पूछा जाए तो वो l होता है, और त्रिज्य नोड पूछा जाए तो वो n-l-1 होता है। और इन दोनों के योग से हमें नोड की कुल संख्या जो है वो n-1 यहाँ पर प्राप्त होती है। यहाँ पर डी कक्षकों को प्रदर्शित किया गया है। 4D कक्षक जो है वो डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डी वाई जेड, डी जेड एक्स को यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जबकि डी जेड स्क्वायर की जो आकृति होती है वो इन चारों से भिन्न होती है। अब हम समझते हैं कक्षकों की ऊर्जाएं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होती है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में कक्षकों की ऊर्जा निम्नलिखित क्रम में बढ़ती है। तो यहाँ पर जो 2s कक्षक की ऊर्जा जो है वो 1s कक्षक से अधिक होगी, जबकि 2p के बराबर होगी। इसी प्रकार 3p कक्षक की जो ऊर्जा होगी वो 3s के बराबर होगी और 3d के भी बराबर होगी। 3p कक्षक की ऊर्जा वो है 3s और 3d के यहाँ पर बराबर होगी। इसी प्रकार 4s कक्षक की ऊर्जा जो है वो 3d से ज्यादा होगी, परंतु 4p के बराबर होगी। साथ ही में 4d के भी बराबर होगी। तो इस प्रकार कक्षकों की ऊर्जाओं का जो क्रम है वो इस प्रकार से होता है। 2s और 2p कक्षकों की आकृतियां भिन्न होती है, फिर भी इन दोनों कक्षकों 2s 2p में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बराबर होगी। समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश यानी कि डीजनरेटेड कहा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3s, 3p, 3d की ऊर्जा लगभग समान होती है। 2s 2p की ऊर्जा समान होती है। इसी प्रकार लगभग देखा जाए तो 4s और 3d की ऊर्जा में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। 3d की ऊर्जा जो है वो 4s से थोड़ा अधिक होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊर्जा ग्राफ को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। हाइड्रोजन परमाणु में 1s कक्षक सबसे स्थायी स्थिति के संगत होता है। यह तलस्थ अवस्था कहलाती है। इस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा सर्वाधिक प्रबलता से आकर्षित रहता है। हाइड्रोजन परमाणु में 2s 2p या उच्च कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित अवस्था में कहा जाता है। किसी भी एक मुख्य क्वांटम संख्या में कक्षकों की ऊर्जा का जो क्रम होता है वो s में सबसे अधिक, फिर p, फिर d एंड फिर f होता है। उच्च ऊर्जा स्तरों में यह अंतर अधिक देखने को मिलता है।
कक्षकों की ऊर्जा का यह क्रम लड़खड़ा सकता है। उदाहरण के लिए 3D की ऊर्जा जो है वो 4s से अधिक होती है, और 5D की ऊर्जा जो है वो 6s से अधिक होती है, जबकि 4f के बराबर होती है। इसी प्रकार 6p की ऊर्जा जो है वो 4f से अधिक होती है, साथ में 5D से भी अधिक होती है। उपकोषों में भिन्न ऊर्जाओं का कारण बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के आपस में प्रतिकर्षण की उपस्थिति है। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच आकर्षण के अलावा परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे से प्रतिकर्षण भी होता है। इस प्रकार एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व प्रतिकर्षण की तुलना में अधिक आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं हैं। सामान्यतः बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अंदर के इलेक्ट्रॉनों से प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया अधिक महत्वपूर्ण होता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि नाभिक के धनावेश यानी कि जेड इफेक्ट बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों में आकर्षण क्रियाएं बढ़ जाती है। आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं, किसी भी नाभिक का जितना अधिक नाभिकीय आवेश होगा उसमें उतना ही अधिक आकर्षण अन्योन्य क्रिया होगी। अंदर कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक के आवेश जेड इफेक्ट को पूरी तरीके से महसूस नहीं कर पाता है, अर्थात आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक के धनावेश पर आंशिक आवरण के कारण इस आवेश का प्रभाव पूरा नहीं पड़ता है। यानी कि नाभिक की जो पास की कक्षाएं हैं वो नाभिक के आकर्षण को रोकती है, जिसे हम आवरण प्रभाव भी कहते हैं या शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसी कारण जो बाहर कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे जेड इफेक्ट का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ेगा। इसे आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से परिरक्षण भी कहा जाता है, और नाभिक का कुल धनावेश जो इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेड इफेक्ट यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों अन्योन्य क्रियाएं कोश के आकार तथा उसमें उपस्थित कक्षक की आकृति जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए गोलाकार आकृति के कारण एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तुलना में बाहरी इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से अधिक परिरक्षण अधिक प्रभावी तरीके से करता है। यानी कि एस कक्षक जो है वो पी कक्षक की तुलना में अधिक परिरक्षण प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार पी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन डी कक्षक की तुलना में अधिक परिरक्षण प्रभाव करते हैं। यानी कि पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो है वो डी की तुलना में अधिक परिरक्षण प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा एक ही कोश में गोलाकार आकृति के कारण एस कक्षक इलेक्ट्रॉन पी कक्षक इलेक्ट्रॉन की तुलना में पी कक्षक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक के पास अधिक समय व्यतीत करता है। दूसरे शब्दों में किसी एक कोश के लिए द्विघंसी क्वांटम संख्या यानी एल के बढ़ते मान के साथ इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस किया गया जेड इफेक्ट घट जाता है, अर्थात पी कक्षक की तुलना में एस कक्षक और डी कक्षक की तुलना में पी कक्षक नाभिक से अधिक दृढ़ता से बंधा रहता है। पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की तुलना में एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन की और डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की तुलना में पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है इत्यादि। चूंकि नाभिक के प्रति परिरक्षण की मात्रा भिन्न भिन्न कक्षकों के लिए भिन्न भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त n प्लस एल का मान जितना अधिक होगा कक्षक की ऊर्जा भी उतनी अधिक होती है। यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस एन का मान समान होगा तो जिस कक्षक के लिए n का मान कम होगा उस कक्षक की ऊर्जा जो है वो कम मानी जाती है। तो अगर दो कक्षकों के लिए n प्लस एल का मान समान है तो उस कंडीशन में जिसके लिए n का मान कम होगा उस कक्षक की ऊर्जा जो है वो निम्न मानी जाएगी। परमाणु संख्या z इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ उपकोषों वाले कक्षकों की ऊर्जाएं कम होती जाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु के 2s कक्षक की ऊर्जा
लिथियम के 2s कक्षक की ऊर्जा में अधिक होगी और सोडियम की तुलना में लिथियम की ऊर्जा अधिक होगी। यही क्रम आगे भी जारी रहेगा, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु में कक्षकों का भरा जाना एवं परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।